आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। तो आज फरवरी की आखिरी तारीख है, 28 है आज। हालांकि गर्मी ने इस बार 20 फरवरी में ही दस्तक दे दी है। अब कुछ लोगों को गर्मी का मौसम पसंद होता है, तो कई लोग ऐसे भी होते हैं जो ठंडियों के जाने का इंतज़ार करते हैं। अब मेरी दोस्त का ही एग्जाम्पल लीजिए। गर्मी के मौसम से उसे सख्त चिढ़न है। वजह है उमस। इस मौसम में उसे हद से ज़्यादा पसीना आता है, जिसकी वजह से हर साल उसे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। दाद, खाज और खुजली की परेशानी होती रहती है। उमस के कारण आप लोग भी इसे रिलेट कर पा रहे होंगे, ज़्यादा चिपचिपापन लगता है। ऐसे में ज़्यादा खुजली होती है, स्किन पर पपड़ी सी जम जाती है। तो वैसे पसीने से फंगल इन्फेक्शन होने की समस्या सिर्फ मेरी दोस्त को नहीं है, बल्कि कई लोग इससे जूझते हैं। तो आज का हेलो डॉक्टर पॉडकास्ट स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्हें फंगल इन्फेक्शन की समस्या हर साल होती है, और उन लोगों के लिए भी है जो अगर इसे बहुत हल्के में ले रहे हैं और इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो वो भी जद में आ सकते हैं। इसलिए आप लोगों को भी अलर्ट हो जाने की ज़रूरत है। तो नमस्कार, मैं हूँ खुशबू और आप आज तक रेडियो पर सुन रहे हैं हेलो डॉक्टर। आगे बढ़े उससे पहले आपको एक और बात बताती हूँ। अभी तक आपको लगता है, हम सभी को लगता है कि फंगल इन्फेक्शन एक बहुत आम बात है, कुछ सीरियस नहीं होता है, अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन हम गलत हैं। WHO के मुताबिक फंगल इन्फेक्शन एक नया ग्लोबल थ्रेट है, यानी कोविड के बाद अब दुनिया को फंगल इन्फेक्शन से खतरा है। जैसे वायरल इन्फेक्शन एक वायरस की वजह से होता है, फंगल इन्फेक्शन फंगाई की वजह से होता है। तो WHO ने 19 ऐसी फंगाई की लिस्ट जारी की है जो लोगों के लिए खतरा है। इनमें से कई तो इतनी चालाक हैं कि ये दवाई की पकड़ में भी नहीं आ रही हैं। इनकी वजह से दुनिया भर में लोग ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। तो इस पॉडकास्ट में हम ये भी जानेंगे कि दुनिया भर में फंगल इन्फेक्शंस क्यों बढ़ रहे हैं और इनसे कैसे निपटा जा सकता है। इसके लिए हमने फोर्टिस हॉस्पिटल में डॉक्टर अनीता मैथ्यू से बात की, जो कि इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट है। हेलो डॉक्टर। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अनीता मैथ्यू आपका आज तक रेडियो पर। थैंक यू। गुड इवनिंग। तो डॉक्टर अनीता, अभी हम लोग फंगल इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम आ गया है, फिर बारिश का भी मौसम आएगा इन दोनों सीज़न में। और हालांकि एवरी सीज़न जो है फंगल इन्फेक्शन लोगों को परेशान करता ही है, पर चूँकि यहाँ पर ह्यूमिडिटी का इशू बहुत ज़्यादा होता है गर्मी और बारिश में, तो ये इसके मामले और बढ़ने लग जाते हैं। अभी हाल ही फिलहाल में WHO ने एक 19 ऐसी फंगाई की लिस्ट जारी की और ये बताया है कि ये जो फंगल इन्फेक्शन है वो अब एक नया ग्लोबल थ्रेट जो है हमारे सामने बनकर खड़ा है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये समझना चाहूँगी एक आम भाषा में कि ये फंगल इन्फेक्शन एक्चुअली में क्या होता है। लोग इसको बहुत ऐसा लगता है कि अच्छा ये छोटा मोटा है चीज़, इसको अपने आप ही ठीक कर लेना चाहिए, अपने आप ही ठीक हो जाता है। तो आप इसको एक लेमैन की भाषा में अगर समझा सकें कि फंगल इन्फेक्शन एक्चुअली में क्या होता है इन मेडिकल टर्म्स और इन लेमैन टर्म्स। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। बेसिकली कैसा रहता है कि जब हम बोलते हैं कि इन्फेक्शंस हैं, तो इन्फेक्शन हम अगर ब्रॉड क्लासिफिकेशन एक लेमैन टर्म्स के लिए बोलूंगी तो मैं कहूंगी एक होता है विषाणु, जिसे हम कहते हैं वायरस, एक होता है कीटाणु जो है बैक्टीरिया, दूसरे है जीव जंतु जिसको हम पैरासाइट्स कहते हैं, एंड चौथा जो हमारा ग्रुप है वो है फंगाई का, जो एक टाइप का जैसे हमारे घर पे जो जब नमी रहती है या बारिश बहुत जब तेज होती है तो आप देखते हैं कि अपने वॉल्स में एक फंगल इन्फेक्शन, एक मोल्ड इन्फेक्शन आता है। एक थोड़ा सा नमी की जगह पे वाइट कलर के जो फंगाई ग्रो होते हैं, उस किस्म से फंगस जो एनवायरनमेंट में रैम्पेंट है, मतलब आप किधर भी कोई भी चीज उठा लो उसमें फंगस रहता है। वो एक नॉर्मल फिनोमेना है। हमारे खुद के मुंह के अंदर भी जो बैक्टीरिया है उनके एक मात्रा रहती है। द बैक्टीरिया इज ऑलवेज मोर देन द फंगाई, बट देयर इज फंगस इवन इन आवर माउथ। तो फंगस इज यूबिक्यूटस, मतलब वो सभी जगहों में है। वो तभी आपको तकलीफ देती है बाय एंड लार्ज, जब तक आपकी इम्यूनिटी ठीक है वो आपको दिक्कत नहीं देती, पर जब आपकी इम्यूनिटी कट जाती है तो फंगस जो है वो उभर जाते हैं। जैसे कि हमने समझो सिंपल एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे बहुत दिनों तक एंटीबायोटिक लगातार चलती है, तब मुंह पे छाले आ जाते हैं, मुंह अपना एकदम रेडिश हो जाता है, कभी कभी व्हाइट स्पॉट्स आते हैं। दीज आर बिकॉज ऑफ फंगल ग्रोथ। नाउ फंगल इन्फेक्शन होना बहुत ही कॉमन बात है,
इनफैक्ट स्किन के जो बहुत सारे इन्फेक्शन, जैसे आपने अभी एक बहुत अच्छा बताया कि ह्यूमिडिटी, रेनी सीजन, इस एरिया में नमी के वजह से इनफैक्ट वी सी अ लॉट ऑफ फंगल इन्फेक्शंस ऑफ द स्किन, चमड़ी के इन्फेक्शन, जिसके लिए इतने सारे अनफॉर्चुनेटली मार्केट में ट्यूब्स और ऑइंटमेंट्स भी अवेलेबल हैं जो ऐसे ही ओवर द काउंटर मिलते हैं. नाउ दीज आर प्रॉब्लम्स विच आर गोइंग टू बी सीन बाय एंड लार्ज. रोजमर्रा की जिंदगी में काफी लोगों को फंगल इन्फेक्शन होती है, बट ये कभी भी वो सिवियर फॉर्म नहीं लेती जब तक आपकी इम्यूनिटी एकदम घट नहीं जाए. जी। और अगर आप ये बता सकें कि ये जो फंगल इन्फेक्शन है वो कितनी तरह का होता है? तो इसे तो बताना थोड़ा मुश्किल है. तो इफ आई काउंट आपके स्किन के इन्फेक्शन से लेके आपके हेयर के इन्फेक्शन, आपकी जो डैंड्रफ है वो भी फंगस है. तो डैंड्रफ ले लो, आंख के इन्फेक्शन, मुंह का इन्फेक्शन, लंग्स, लिवर, किडनी, यूरिन की इन्फेक्शन, औरतों में जो इन्फेक्शंस होती हैं गुप्त रोग की, वो भी, ये सभी फंगल इन्फेक्शंस हैं. इनके अलग अलग नाम हैं, इनके डिपेंडिंग अपॉन कौन सी फंगाई है उसके हिसाब से उसको नाम दिए गए हैं. बट एनी पोर्शन ऑफ द बॉडी यू कैन हैव अ फंगल इन्फेक्शन सेटिंग इन. मतलब अगर आप तो इसको उसके थोड़ा-सा ऐसे और किस्म नहीं है कोई. हाँ बोलिए. जी, जी। मतलब अगर आप इसको थोड़ा-सा और डिटेल में बता सकें कि इनसे मतलब किस तरह की बीमारियाँ होती हैं? जैसे मैं पढ़ रही थी जैसे जो किस हाँ मतलब कितने तरह का फंगल इन्फेक्शन है, तो उसमें कैंडिडा है, क्रिप्टोकोकस है, एस्परगिलोसिस है, म्यूकरमाइकोसिस है और हिस्टोप्लाज्मोसिस है, ये है। तो ये जो हिस्टोप्लाज्मोसिस. हाँ जी, तो ये जो सारे फंगल इन्फेक्शंस हैं, इनसे किस तरह की बीमारियाँ होती हैं? अगर आप इसको थोड़ा-सा और डिटेल में बता सकें। अच्छा ठीक है. जैसे अभी हमने बताया आपके स्किन का इन्फेक्शंस को हम 2-4 किस्म के हैं, जिसको डर्मेटोफाइटोसिस कहते हैं इन जनरल, और उसकी होने वाली बहुत सारी अलग अलग टाइप की हैं, जिसमें बहुत ही सबसे कॉमन जो बोल सकते हैं उसको कहते हैं टीनिया इन्फेक्शंस ऑफ द स्किन. फिर आपका आंख के इर्द गिर्द और नाक के इर्द गिर्द जो इन्फेक्शन रहता है, उसमें जो बहुत कॉमन जो दिखता है वो है म्यूकोरमाइकोसिस या एस्परजिलोसिस. ये दोनों का इन्फेक्शन इस एरिया में रह सकता है. लंग्स में आपका हिस्टोप्लाज्मोसिस है, ब्लास्टोमाइकोसिस है, आपकी टीसीपी निमोनिया कहते हैं वो वाली इन्फेक्शन है, कैंडिडाइल इन्फेक्शन है. ये सब इधर आती है. जो बहुत जिनकी इम्यूनिटी कम रहती है, स्पेशली एचआईवी काइंड ऑफ पेशेंट्स, उनको इन्फेक्शन एक ब्रेन का रहता है, जिसे हम कहते हैं क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस. ये एक संभावना हो सकती है. आपकी यूरिनरी इन्फेक्शन के एरिया में भी टीनिया इन्फेक्शन कॉमन है. कैंडिडाइसिस ओरल कैविटी, मतलब मुंह का जो एरिया है वहाँ, आपके स्किन में, आपके लंग्स में, आपके लिवर पे, आपके ब्लड में, ये सब जगहों पे कॉमनली पाया जा सकता है, प्रोवाइडेड इम्यूनिटी आपकी घटी हुई हो तो, या किसी कारणवश घट गई हो तो. जैसे मैंने बताया, एचआईवी, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स जो ट्रांसप्लांट के लिए यूज किया जाता है, इनमें भी ये पाया जाता है. कैंसर पेशेंट्स, इन सब में ये हो सकता है. और ये जैसे कि ये जो 4 तरह के फंगल इन्फेक्शन है, इसमें मैं जब इसे पढ़ रही थी तो इसमें मुझे पता चला कि जो क्रिप्टोकोकस इन्फेक्शन है, वो बहुत जानलेवा हो सकता है। तो अगर आप इसके बारे में थोड़ा स्पेशली बता सकें कि ये क्यों इतना जानलेवा माना जाता है? एक्चुअली हॉनेस्टली स्पीकिंग, मोस्ट ऑफ द फंगल इन्फेक्शंस अगर उनको हमने राइट टाइम पे पिकअप नहीं करा तो उसकी मोर्टेलिटी, मतलब जानलेवा होने की जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा रहती है. क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, जैसे हमने बताया आपको, ये एचआईवी में हमने ज्यादा पाया था पहले. तो अभी तो जिन्हें भी अगर किसी भी वजह से इम्यूनिटी कम हो, जैसे कि पोस्ट ट्रांसप्लांट इंडिविजुअल्स, जिनको कैंसर है, वो इंडिविजुअल्स एंड पेशेंट्स ऑफ एचआईवी हु आर इन एड्स, इसमें से ये एड्स डिफाइनिंग इलनेस में कहा जाता था. ये हमारे पीजन ड्रॉपिंग्स जो हैं, बर्ड्स की जो ड्रॉपिंग्स है, उसमें से आने वाला फंगस है, जो इनहेलेशन के थ्रू हमारे बॉडी में आ सकता है, पर वो तभी दिक्कत देती है जब अपनी इम्यूनिटी उसको लड़ नहीं पाती. तो उससे लंग और ब्रेन रिलेटेड इन्फेक्शन हो सकता है, और वो ब्रेन तक गया तो जनरली द चांसेस ऑफ सर्वाइवल गोज डाउन बिग टाइम. और उसमें क्योंकि इम्यूनिटी बहुत कम रहती है पेशेंट की जब ये इस किस्म का इन्फेक्शन रहता है, इसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा बुखार और बहुत ज्यादा सिम्टम्स भी नहीं रहते. छोटा मोटा मामूली सा सिम्टम्स रहता है, हेडेक वगैरह रहता है, एंड ऑल्टर्ड मेंटल स्टेट हो जाते हैं, मतलब उनमें थोड़े डिसोरिएंटेशन होता है. और यही चीजें जो रहती है हमारे पास, अगर सपोज एक एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट आता है तो उनमें यह इसकी अंश नजर आती है या नहीं, वो देखने के लिए हम एक ब्लड टेस्ट भी करते हैं.
बिफोर वी स्टार्ट एनी पेशेंट ऑन एनी ट्रीटमेंट फॉर HIV। तो ये काफी जानलेवा रहता है। इनफैक्ट पहले तो हमारे पास इसके लिए ठीक से दवाइयाँ नहीं थी, अभी तो बहुत सारी दवाइयाँ भी जैसे एम्फोटेरिसिन बी, फ्लूसाइटोसिन अवेलेबल है, जिससे कम से कम इसकी मॉर्टेलिटी काफी हद तक कम हो चुकी है। जी, और ये सारे फंगल इन्फेक्शन को लेकर अगर मैं ये पूछूं आपसे कि एक वार्निंग साइंस क्या होते हैं, वार्निंग सिम्टम्स क्या होते हैं जिसे हम अपने बॉडी पे, जैसे जैसे खाज होती है, खुजली होती है, एक अलग तरीके से पपड़ी टाइप का कहीं स्किन में बन जाता है, मतलब इसमें लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये फंगल इन्फेक्शन है या फिर कुछ और है। तो वो वार्निंग साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं जो हम नोटिस कर सकते हैं फंगल इन्फेक्शन को लेकर खासकर? एक चीज में अहम बात है जो मैं बताना चाहूंगी, वो ये है कि जैसा मैंने पहले कहा था कि बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ऑइंटमेंट्स ओवर द काउंटर मिल जाती हैं। नाउ मोस्ट ऑफ दीज ऑइंटमेंट्स, इसमें स्टीरॉयड की एक मात्रा रहती है। तो अगर आपको कभी भी फंगल इन्फेक्शन हो और आप उस पर ये लगाते जाएं, तो वो एरिया जो है वो फिलहाल के लिए जो खुजली बोलते हैं, सबसे बड़ा कॉमन फीचर फंगल इन्फेक्शन का स्किन में जो रहता है वो है खुजली और डिस्कलरेशन। और कभी कभी वहां पे थोड़ा सा स्केलिंग होता है, मतलब आपकी चमड़ी छोटी छोटी सी फॉर्म में निकलती जाती है और लाल हो जाता है वहां पे। ये जब आप अगर स्टीरॉयड बेस्ड क्रीम लगाते हो तो ये इमिडिएटली वो एरिया का जो पिक्चर है वो चेंज हो जाता है। तो इट इज इम्पोर्टेंट दैट बिफोर यू अप्लाई कुछ भी अपने स्किन पे इन द फॉर्म ऑफ मेडिकेटेड ऑइंटमेंट, जैसे दांत खाद खुजली के बड़े सारे आपके पास ऑइंटमेंट्स अवेलेबल है मार्केट में, जो ओवर द काउंटर भी है और जो टीवी में जिसके इश्तार भी चलते रहते हैं। ये लगाने पे जनरली आपका चांसेस हैं कि वो एरिया में फंगल इन्फेक्शन जो है वो पनपता रहेगा, और हम जो बोलते हैं टीनिया वर्सिकोलर विच इज अ सिंपलर फॉर्म, वो और डीपर एरियाज में चले जाएगा, जिसे हम कहते हैं टीनिया इनकॉग्निटो। तो ये सब चीजों से बचने के लिए ये इस्तेमाल न करिएगा। दिस इज वन ऑफ माय हॉनेस्ट ओपिनियंस। आपके मुंह में अगर छाले आते हैं तो डोंट कंसिडर दैट टू बी फंगल। वो कभी कभार सीधा सिंपल विटामिन डेफिशिएंसी से भी हो सकता है, सो दैट हैज टू बी सीन बाय अ डॉक्टर। तो आपके जो लोकल फिजिशियन है, जो आपके जनरल प्रैक्टिशनर है, वो भी वो पिकअप कर सकते हैं। स्किन के लिए तो ऑब्वियसली इट इज बेटर टू गो टू अ स्किन स्पेशलिस्ट। आपके जो लंग्स में इन्फेक्शन, काफी लोगों को जिन्हें दमा है, उन्हें हम कहते हैं कि उन्हें एस्परजिलस, जो एनवायरनमेंट में जैसे मैंने बताया क्रिप्टोकोकस और एस्परजिलस, ये दोनों आपके एनवायरनमेंट में है और पिजन ड्रॉपिंग्स में काफी मात्रा में रहती है, तो उसकी हाइपर सेंसिटिविटी से भी अपने लंग में सांस फूलने की दिक्कत आ सकती है। तो अगर ये है तो आपके स्पेसिफिक टेस्ट है। अगर आपका एस्मा ठीक नहीं हो रहा है, अगर आपके सांस फूलने की दिक्कत रह रही है और बनी रह रही है, तो ये टेस्टिंग भी आपके डॉक्टर आपको बता सकते हैं। और जिनकी इम्यूनिटी कम है और फीवर कंटिन्यूस चल रहा है, उनके भी काफी टेस्ट हैं जो ब्लड में और आपके लंग्स के जरिए जो किया जा सकता है, जिससे पता चल सकता है कि आपको फंगल इन्फेक्शन ये एरिया का है या नहीं। और ये जो दुनिया भर में फंगल इन्फेक्शन है वो क्यों बढ़ रहे हैं? जैसे आपने एक वजह तो बताया कि कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो, आपकी इम्यूनिटी सही ना हो, तो एक तो ये वजह है। पर इम्यूनिटी कम होने की भी क्या रीजन है? मतलब एक ओवरऑल अगर आप उसको और थोड़े ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में समझा सकें कि क्यों ये फंगल इन्फेक्शन के मामले इतने बढ़ रहे हैं कि WHO को एक अलर्ट जारी करना पड़ा कि अब ये एक हमारे सामने ग्लोबल थ्रेट भी बन चुका है। एक तो आपका जो हम बोलते हैं कि फंगल इन्फेक्शन जो है, जैसे मैंने बताया, हर इंसान के बॉडी में एक मात्रा रहती है बैक्टीरिया और फंगाई की, जो हमारे साथ रहता है और हमें दिक्कत नहीं देता। जब हम बोलते हैं हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो इसका मतलब जैसे कोविड में था, कोविड में ऑल ऑफ अ सडन आपकी कोविड बाय इटसेल्फ इम्यूनिटी ड्रॉप कर रहा था, जिसके वजह से जो केसेस थे हमारे यहाँ पे ब्लैक फंगस के बहुत बढ़ गए थे, म्यूकोरमाइकोसिस जिसे हम कहते हैं। तो वो एक कारण रह सकता है, कोविड टाइप ऑफ इन्फेक्शन विच कैन रिड्यूस योर इम्यूनिटी। दूसरा है यूज ऑफ स्टीरॉयड। तीसरा है पेशेंट्स ऑफ ऑटो इम्यून डिजीजेस। चौथा हुआ पेशेंट्स ऑफ कैंसर ऑन कीमोथेरेपी, और कैंसर बाय इटसेल्फ इज नोन टू कॉज ड्रॉप इन इम्यूनिटी। पांचवा जो किस्सा रहेगा वो ट्रांसप्लांट पेशेंट्स, किडनी लिवर ट्रांसप्लांट, दीज आर ऑल्सो ऑन द राइज। तो इसके वजह से भी जो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दिए जाते हैं, दे कैन बी अ डेटरेंट फॉर अस। बहुत सारे और कंडीशंस हैं जिसमें हमको इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स दिए जाना पड़ते हैं, जैसे कि किडनी और लिवर की कोई डिसऑर्डर्स, जिसकी वजह से ये रीजन बढ़ सकता है। पेशेंट्स जिनके
किडनी और लिवर डैमेज ऑलरेडी पहले से हो गई है, वो भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज। लिवर बहुत जरूरी है आपको फंगल इन्फेक्शन से बचाने के लिए। तो अल्कोहलिक्स, लिवर डिजीज वाले जो पेशेंट्स हैं, इनकी भी मात्रा बढ़ती जा रही है। उनके वजह से भी अपने फंगल इन्फेक्शन के रिस्क बढ़ते जा रहे हैं। सिक्स्थ एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज रैम्पेंट यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स बाय पीपल। तो अगर बहुत सारे आपको ओवर द काउंटर मेडिकेशंस इजीली अवेलेबल है, आप किसी के पास भी जाके पूछिए सर्दी खांसी जुकाम के लिए क्या ले सकते हैं, आई थिंक बाय एंड लार्ज इवन ले पब्लिक विल से कि एजिथ्रोमाइसिन के 4 डोसेस खा लेते हैं, ठीक हो जाएंगे। अभी इस तरह से अगर आप एंटीबायोटिक यूज करते रहे तो आप अपने बॉडी के जो नॉर्मल फ्लोरा है, जो बैलेंस है, उसको आप नष्ट कर रहे हो, और वो नष्ट होगा तो आपका फंगाई जो है वो बढ़ जाएगा। ये सिंपल चीजें हैं जो हम शायद सोचते भी नहीं है। दूसरा, पिजन ड्रॉपिंग। तो जैसे कि हम हाई राइजेस में जो रहते हैं वो जनरली पिजन नेट्स लगाते हैं, बराबर, पर काफी लोग ऐसे हैं जो बर्ड्स वगैरह को खाना देते हैं। देने में कोई बुराई नहीं है, बट उनके साथ बहुत देर खड़े रहने से उनके में जो बीमारियां हैं, उनके जो ड्रॉपिंग्स है जिसमें बीमारियां हैं, वो हमें भी फैली हैं। तो ये, और रैम्पेंट ट्रैवल भी है आजकल, अनलाइक इन द पास्ट। काफी ट्रैवलिंग होता रहता है लोगों का। इवन दैट इटसेल्फ इज अ रिस्क फैक्टर समटाइम्स फॉर दीज पेशेंट्स टू डेवलप इन्फेक्शन। जी। और ये अगर आप मुझे ये बता सके कि क्या इससे कोई एक जेंडर स्पेसिफिक भी ये इम्पैक्ट करता है किसी एक पर्टिकुलर जेंडर को, जैसे मेन या वुमेन में ये ज्यादा होता है, या फिर दोनों में ही, मतलब उतना ही उसको प्रभावित करता है? करीब सेम ही लेवल्स हैं। ऐसा मैं नहीं कह सकती कि मेन में ज्यादा है विमेन में कम है, पर कोई इन्फेक्शन विमेन में शायद ज्यादा प्रमाण में देखा जाएगा बिकॉज ऑफ द फैक्ट के जैसे पीरियड्स के आसपास में जो आप यूज करते हैं पैड्स वगैरह, वो एरिया अगर कंटिन्यूसली वार्म मॉइस्ट रहा तो देयर इज एन इंक्रीज्ड रिस्क उस जगह पे इन्फेक्शन होने का, लोकल फंगल इन्फेक्शन होने का। अगेन विमेन में देयर इज अ हायर रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस इन द वजाइनल एरिया, वहां पे रहता है। बट इसके अलावा बाकी के जो इन्फेक्शंस हैं वो बाय एंड लार्ज दोनों पॉपुलेशन में सिमिलर फॉर्म में ही रहेगा। जी। और एक चीज जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये भी है कि जैसे मैंने आपको कारण बताए थे, उसमें से एक कारण ये भी है फंगल इन्फेक्शन बढ़ने का, क्योंकि हम कह रहे हैं कि ह्यूमिडिटी, ठंडी, गर्मी, ये सब जगह पे अलग अलग हो गया है एज कम्पेयर टू बिफोर बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो वो भी एक आपका मेजर कॉज है जो शायद कंट्रीब्यूट कर रहा है फंगल इन्फेक्शन बढ़ाने के लिए। जी। दूसरा, ये मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे लोगों को कई लोगों को पसीने आने की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। जैसे गर्मी का मौसम आया है तो हालांकि हर किसी को सालों भर ठंडियों में भी इवन हाथ पैर से बहुत पसीना आता है, पर ये जो गर्मी का मौसम है, स्पेशली हम इसकी बात कर रहे हैं कि पसीने की प्रॉब्लम लोगों में ज़्यादा होती है। जो पसीना है वो कितना बड़ा रोल प्ले करता है फंगल इन्फेक्शन को बढ़ाने में? जैसे मैंने आपको इसके पहले के जो आंसर में बताया कि जहाँ पे भी मॉइस्चर रहेगा वहाँ पे फंगस बनना शुरू हो जाता है। जैसे हमने बताया था कि हमारे दीवारों पे जो फंगस आ सकता है बारिश के मौसम में, वैसे ही हमारे स्किन में अगर पानी हरदम रहेगा तो उस एरिया में भी फंगल इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। तो स्वेटिंग इज ऑब्वियसली वन ऑफ द नोन फीचर्स एंड कॉजेस। सो इसीलिए जो सूती कपड़े हैं, कॉटन पहनिए, लेनिन पहनिए, जूट पहनिए, जो ब्रीदेबल क्लोथ्स हैं, स्पेशली इन समर सीजन। आजकल थोड़ा फैशन कॉन्शियस जो रहते हैं और जो क्रीजिंग ज्यादा पसंद नहीं करते, वो प्रोबेबली दे वेयर इट द साइड ऑफ कॉशन एंड दे गो अहेड विद जो कपड़े अपने कंट्री के लिए शायद सूटेबल ना हो, जैसे कि पॉलिएस्टर, नायलॉन, राइट। ये ब्रीदेबल फैब्रिक्स नहीं है, इसमें जो स्वेट है वो सूखता नहीं है, और उधर कंटिन्यूसली अगर वो एरिया में स्वेट रहा तो आपके स्किन की जो फंगस है आप उसको अलाउ कर रहे हो ग्रो होने के लिए। एंड हैविंग अ बाथ ऑन अ रेगुलर बेसिस, इफ नॉट ट्वाइस, एटलीस्ट वंस अ डे, इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जी। अब इसी में थोड़ा सा एक ऐड ऑन मैं करना चाहती हूँ। बातचीत हम खत्म कर रहे हैं, तो आप बचाव के बारे में अगर बता सके कि हम अपने लेवल पर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या-क्या चीजें कर सकते हैं ताकि फंगल इन्फेक्शन हमें ना हो, तो वो बचाव क्या-क्या है? मैं शुरू करती हूँ हेड से। तो जैसे मैंने बताया, डैंड्रफ आपका जो है वो फंगल इन्फेक्शन है, एक टाइप का, जिसे हम सेबोरिक डर्मेटाइटिस कहते हैं। नाउ ये फंगल इन्फेक्शन जो स्किन का है, ये हेयर का जो स्कैल्प का है, इसमें अननेसेसरली हम जैसे बोलते हैं कि बहुत सारा ऑयल करिए, ये हम नहीं कहेंगे, बिकॉज आप वो
पोर्स को क्लॉग कर रहे हो एंड यू आर एक्चुअली गिविंग द सबस्ट्रेट फॉर द फंगस टू ग्रो ऑन, क्योंकि वो मॉइस्चर हो जाएगा फंगस के लिए। तो इसके लिए जो ओवर द काउंटर भी मिल जाता है आपको शैम्पूज, ये आपके काफी इफेक्टिव तो रहते ही हैं इवन द ओवर द काउंटर शैम्पूज, अगर बट थोड़ा भी रेजिलिएंट काइंड का है, कम नहीं हो रहा है, तो मीट अप विथ योर डर्मेटोलॉजिस्ट और उसके हिसाब से उसकी दवाइयाँ लीजिएगा। स्किन वाले जो फंगस है, द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर देम टू इंक्रीज इज वन, जैसे हमने बताया आपको कि स्वेट इटसेल्फ इज द मोस्ट कॉमन कॉज, गीले कपड़े पहने रहना, दैट्स द सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज। थर्ड जो है वो बहुत ज्यादा अगर हम ऑयलिंग करें स्किन में तो एक हो सकता है, एक से दूसरे इंसान को एक सेम घर में फैल सकता है स्किन रिलेटेड फंगल इन्फेक्शन बाय शेयरिंग ऑफ टॉवल्स। तो हम प्रेफर करेंगे कि अगर घर में आपके 5 सदस्य हैं, हो सकता है तो 5 डिफरेंट टॉवल्स सबको अपना सिलेक्टेड टॉवल्स दे दीजिएगा। यू शुड नॉट बी शेयरिंग टॉवल्स एंड क्लोथ्स एज मच एज पॉसिबल अगर आपके किसी घर में किसी को फंगल इन्फेक्शन है तो। मुंह में अगर आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो आपके जो डॉक्टर हैं उनको पूछ सकते हैं कि उनके साथ साथ कोई सप्लीमेंट जो पेट बिगाड़े नहीं, मुंह ना बिगाड़े, उस हिसाब से दिया जाए, या तो अपना सिंपल सादा सा दही ये लीजिएगा जो रोजमर्रा आप ले सकते हैं, जिससे आपकी फंगल इन्फेक्शन के चांसेस एक्चुअली कम हो जाते हैं। आपकी जो औरतें हैं वो जितना हो सके अगर उनको पीरियड्स या मासिक जब चल रहा हो तो उनके क्लोथ्स फ्रीक्वेंटली चेंज किया करें और हाइजीन पे ध्यान दिया करें। दिन में कम से कम एक बार तो आप स्नान करिएगा, बिकॉज उससे आपके बॉडी के जो फंगस है वो कम हो जाएंगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपका फीवर और साइनस और दमा ये सब चीजें नहीं जा रही हैं तो डू गेट इन टच विथ योर डॉक्टर सो दैट वो कम से कम पिकअप कर सके, इस बारे में सोच सके कि कहीं पे कुछ फंगल इन्फेक्शन है या नहीं। जी बिल्कुल डॉक्टर, लेकिन एक बस सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपने बोला कि आपको 2-3 बार मतलब 2 बार एटलीस्ट आपको नहाना चाहिए, एक बार तो बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप ना नहाएं एक दिन भी, लेकिन इसी से मैं एक सवाल आपसे ये पूछ रही हूँ कि ये जो एंटी फंगल डस्टिंग पाउडर होते हैं और एंटी बैक्टीरियल साबुन होते हैं, उनको कितना इस्तेमाल करना सही होता है और कितना नहीं? देखिए, जैसे मैंने बताया आपके बॉडी में फंगस और बैक्टीरिया का एक मात्रा है, बराबर, तो वो आपके स्किन में भी है, आपके मुंह के कैविटी में भी है। तो हम तो कभी भी किसी को नहीं कहेंगे कि आप एंटी बैक्टीरियल सोप्स यूज करिए। आप अपना नॉर्मल सिंपल जो भी आप नॉर्मल रोजमर्रे का सोप है उसको इस्तेमाल करिए। इनफैक्ट जो एल्डरली है हम तो उनको ऐसे सॉल्यूशंस देते हैं जिससे उनका स्किन ही ना ड्राई हो, तो जिसमें तो कोई भी एंटी बैक्टीरियल ना रहता ना तो सोप सॉल्यूशन रहता है। दे आर जस्ट क्लींजिंग एजेंट्स, दैट इज ऑल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर योर स्किन टू बी क्लीन। ये सब जो एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, ये सब जो एजेंट्स हैं ये तभी इस्तेमाल करें जब कोई इन्फेक्शन हो तो, वरना इसको रोज के इसमें इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपके लिए हानिकारक रह सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनीता मैथ्यू हमसे बातचीत करने के लिए। आपने इतने डिटेल में हर चीज़ को कवर किया है और ज़रूर हमारे ऑडियंस को ये यूज़फुल साबित होगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू सो मच। तो आज के हेलो डॉक्टर में फ़िलहाल इतना ही। अनीता मैथ्यू ने जितनी भी जानकारी आपको दी है फंगल इन्फेक्शन को लेकर, आप इस पर ज़रूर गौर करें। और चूँकि अब गर्मी का मौसम आ चुका है तो साफ़ सफाई का भी ध्यान रखना एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए, क्योंकि एक बड़ी वजह तो यही है कि फंगल इन्फेक्शन जब हम साफ़ सफाई नहीं करते हैं तो ये फैलता है। तो मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते हेलो डॉक्टर के एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।